सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो नमः। सुखनित्यसुप्रकाशनं भगवान् अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमतो निश्चितामतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तो ये अंक चल रहा है पिछले पन्ने से स्वप्न पदार्थ शुक्ति रजत आदिवत साक्षी भाष्य करके कह दिया। आप इंद्रिय इत्यादि क्यों ले आ रहे? त्रिपुटी की उत्पत्ति क्यों माननी पड़ेगी स्वप्न में, ऐसे पूर्व पक्षी पूछ रहा है। तो उसके लिए उत्तर में इतना सारा कह रहे हैं। तो हम देख रहे थे चौथा अंक कि तथाएव स्वप्ने सुख दुखादि रूपम नियम तज्ञानम तज्ञानाश्रय प्रमाता चैत्येते च प्रतीयन्ते। जैसे स्वप्न में विषय की प्रतीति होती है वैसे सुख दुखादि भी विषय हैं, उनकी प्रतीति भी माननी पड़ेगी अंतः भीतर जो है। तो ये ज्ञेय उसका ज्ञान भी होता है, सुख दुखादि ज्ञान, हम सुखी ऐसे ज्ञान उत्पन्न होता है। एक तो सुख प्रत्यक्ष होता है स्वप्न में कुछ इष्ट पदार्थ के लाभ से, और उससे जन्य ज्ञान भी होता है कि अहम सुखी, ये ज्ञान है। तो तज्ञान, और तज्ञानाश्रय कौन है? प्रमाता है। तो किसको होता है ज्ञान? स्वप्न दृष्टा को होता है, वो प्रमाता है। च इत्येते च प्रतीयन्ते, इसलिए स्वप्न दृष्टा प्रमाता बनता है, उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, माने प्रमाण भी है उसके लिए, और प्रमा उत्पन्न होती है प्रमाण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। और सुख दुखादि रूप में तो क्या है कि साक्षी प्रत्यक्ष होने से भी वहाँ पे अंतःकरण वृत्ति बनती है, सुखाकार दुखाकार इत्यादि। तो इनकी सबकी प्रतीति है, केवल विषयों की, बाह्य विषयों की प्रतीति नहीं है, अंत विषय की प्रतीति है। और इंद्रियों द्वारा प्रमा उत्पन्न हो रही है बाह्य देश में, और भीतर साक्षी भाष्य होने से भी सुखादि वृत्ति हो रही है, सुखादि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये सब मानना पड़ेगा। असत पदार्थस्य प्रतीतिर न भवेत, और ये पदार्थ मानने पड़ेंगे क्योंकि असत की तो प्रतीति नहीं होती। तस्मात् सकला त्रिपुटी स्वप्ने उत्पद्यन्ते। यहाँ तक हमने देखा था कि त्रिपुटी आपको माननी पड़ेगी, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण या प्रमा, ये त्रिपुटी माननी पड़ेगी। अभी कहते हैं अनिर्वचनीय ख्याते है प्रकारस्तु एवं। अनिर्वचनीय ख्याति में क्या होता है? ये सिद्धांत का मत है। तो अख्याति, अन्यथा ख्याति इत्यादि छोड़कर अनिर्वचनीय ख्याति का ग्रहण वेदांत ने क्यों किया? क्योंकि बाकी इसमें सब हमने पहले दोष देखे थे। अभी अनिर्वचनीय ख्याति क्या कहती है कि बाह्य देश में अंत में अन्यथा ख्याति का जो भी खंडन करते हैं। अन्यथा ख्याति माने दो प्रकार से, एक तो प्राचीन नैयायिक या नवनैयायिक, ये दूसरा प्रकार। तो अन्यथा माने कहीं है कहीं दिखता है, इंद्रिय का सन्निकर्ष हो गया है। जैसे दुकान में ये है क्या है कि दुकान में जो रजत है तो वहाँ जो रजत है उसकी प्रतीति यहाँ पे हो रही है आपके सामने शुक्ति का स्थल में, ऐसे प्राचीन नैयायिक कहता है। तो उसका निराकरण कर दिया था कि ये दूर जो है कहीं जहाँ इंद्रियां जुड़ नहीं पा रही हैं, तो कहता है जुड़ पाएंगी, बहुत दूर है तो भी जुड़ पाएंगी, सूर्य से जुड़ जाती है, तो दुकान में जो उससे जुड़ने में क्या दुविधा है। तो दुकान में जो रजत है उससे यदि इंद्रिय जुड़ गई हैं और उसकी प्रतीति यदि यहाँ हो रही है शुक्तिका देश में जो सामने है समुद्र तट पर,
तो सिद्धांती पूछता है बीच में इतना सब आता है, दुकान इत्यादि, वो भी नहीं दिखता, वो भी दिखना चाहिए, क्योंकि सूर्य दिखता है ठीक है, पर उसके बगल में यदि हमें सूर्य तक जाने में जो जो दिखता है, जो जो आता है वो सब दिखता है। जैसे बादल है बीच में, वो बादल भी दिखते हैं, आसपास बादल है वो दिखते हैं। तो दूर देश तक यदि इंद्रियां जुड़ गई है तो बीच में जो जो है उस सब का ग्रहण होना चाहिए। तो नव्य न्यायिक कहता है कि अन्यथा ख्याति का कहीं और है वो दिख रहा है, कहीं और ऐसा नहीं है। क्या है कि अन्य प्रकारेण, अन्यथा प्रकारवाची थल लेकर कहता है अन्य प्रकार से दिखता है, ऐसे निराकरण करता है, ऐसे सुधार करता है अन्यथा ख्याति में नव्य न्यायिक। और हम क्या है कि जहाँ पे इंद्रियों का जहाँ भ्रांति हो रही है, जैसे लालिमा दिख रही है स्फटिक में पुष्प की, तो स्फटिक तो शुद्ध है, उसमें कोई लालिमा है नहीं, रक्तिमानी माने लाल रंग का है नहीं वो, पर लाल रंग दिख रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि लाल धर्म जो है वो स्फटिक का धर्म नहीं है, उसका गुण नहीं है। कहाँ से आ रहा है? तो हम कहते हैं लाल पुष्प में जो है उसके समीप में है, उसका धर्म अंश जो है, उसका जो गुण है लाल रंग जो है, वो हम इस पे स्फटिक पर भ्रांति में देख रहे हैं, उस पर आरोप कर कर देख रहे हैं। तो वहाँ पे अनिर्वचनीय ख्याति करके हम कहते हैं, जब वहाँ पे इंद्रिय का सन्निकर्ष केवल स्फटिक से हुआ है, ना कि पुष्प से। यदि पुष्प भी दिख रहा है, यदि आपको लाल पुष्प भी इंद्रियों द्वारा ग्रहण हो रहा है, तो वहाँ पे अनिर्वचनीय ख्याति नहीं है, वहाँ पे हम अन्यथा ख्याति ही मानते। तो तार्किक जो कहते हैं अन्यथा ख्याति, हम कहते हैं ठीक है, वो जहाँ पे पुष्प के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हो गया, चक्षुर इंद्रिय का संबंध हो गया, सन्निकर्ष माने संबंध, यदि प्रत्यक्ष आपको पुष्प भी दिख रहा है, उसमें तो लाल रंग है ही, लाल पुष्प भी दिख रहा है, और स्फटिक भी दिख रहा है, और स्फटिक लाल दिख रहा है, तो हम अन्यथा ख्याति मानते हैं वहाँ पे, क्योंकि अनिर्वचनीय ख्याति में गौरव है, तभी गौरव दोष आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि लाघवात अनिर्वचनीय ख्याति तत्र, जहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष हो जाए पुष्प से। यदि पुष्प नहीं दिख रहा है, केवल स्फटिक दिख रहा है और पुष्प का दर्शन नहीं हो रहा है और स्फटिक लाल दिख रहा है, तभी हम कहेंगे अनिर्वचनीय ख्याति। और अनिर्वचनीय ख्याति में क्या कहते हैं हम कि वहाँ पे अज्ञान का कार्य है, एक तो ज्ञान हो रहा है लालिमा का, और स्फटिक का भी जो ज्ञान उत्पन्न, स्फटिक देश में वहाँ पे जो लाल स्फटिक दिख रहा है, लाल स्फटिक भी उत्पन्न हो रहा है, माने लालिमा उत्पन्न हो रही है स्फटिक में, अनिर्वचनीय, जो कह नहीं सकते कि सत है कि असत है। सत तो नहीं है, असत भी नहीं है, तो इसीलिए ना सत ना असत, और उभय तो हो नहीं सकता दोनों एक साथ, इसीलिए न सत न असत न सत असत, ऐसे जो अनिर्वचनीय है वैसा वाला लाल रंग वहाँ उत्पन्न हुआ है, और उसका ज्ञान भी वैसे ही उत्पन्न हुआ है, दोनों अविद्या का कार्य है। इसीलिए एक ही अविद्या का दोनों कार्य मानते हैं, और जब भी स्फटिक शुद्ध है करके ज्ञान हो जाता है, लाल नहीं है, तभी उस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, और उसके कार्य की, दोनों कार्यों की निवृत्ति हो जाती है, कि लाल स्फटिक भी नहीं रहेगा और उसका ज्ञान, लाल स्फटिक का ज्ञान भी नहीं रहेगा, ये भ्रांति नहीं रहेगी। दिखेगा तो लाल ही, किंतु वो लाल रंग स्फटिक में नहीं है, ये स्पष्ट हो जाएगा। माने स्फटिक लाल है ऐसे भ्रांति नहीं होगी। हाँ, स्फटिक में लाल रंग दिख रहा है पुष्प का, ऐसे ज्ञान जो होगा उससे भ्रांति चली जाएगी। माने सत्यता, लाल रंग की में जो सत्यत्व बुद्धि है, स्फटिक के लाल रंग में सत्यत्व बुद्धि है, वो चली जाएगी। इतना ही है, लाल तो दिखेगा पर वो सत्यत्व नहीं है। सत्य माने लाल है, स्फटिक तो लाल नहीं है, लाल रंग स्फटिक में प्रतीत हो रहा है, ऐसे समझ आएगा। तो अभी क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति है प्रकारस्तु एवं। क्या प्रकार है इसका? यावंती भ्रमज्ञानानि भवंती, जितने सारे भ्रम ज्ञान है, रज्जु में सर्प, शुक्तिका में रजत, स्फटिक में लालिमा इत्यादि, ये सभी स्थल में जितने ज्ञान है भ्रम वाले, ये प्रमा ज्ञान नहीं है, भ्रम ज्ञान है, माने अयथार्थ ज्ञान है, जैसा है वैसा नहीं है। अतस्मिन् तद्बुद्धि है, अध्यास हो गया है। वहाँ कहते हैं तेषां सर्वेषामपि विषयाः
अनिर्वचनीयाः उत्पद्यन्ते। वहाँ पे उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति मानते हैं हम। कैसे अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं? सभी विषयों की उत्पत्ति मानते हैं अनिर्वचनीय, सत्य नहीं है, सत्य तो नहीं है, व्यावहारिक सत्य नहीं है, पर अनिर्वचनीय उत्पन्न। असत है क्या? असत भी नहीं कह सकते। क्यों? असत होता तो प्रतीति नहीं होती। सच्चेत न बाध्येत, असच्चेत न प्रतीयेत। यदि असत होता तो प्रतीति नहीं होती, और यदि सत होता तो बाद नहीं होता उसका। पर बाद होता है और प्रतीति भी होती है, इसीलिए वो ना सत है ना असत है। तो सरसत भिन्न है, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। वैसे अनिर्वचनीय विषय उत्पन्न होते हैं। विषयम विना न किंचिदपि ज्ञानम उत्पद्येत इति सिद्धांत। क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या है? बिना विषय के कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यदि ज्ञान है तो हम पूछेंगे किसका ज्ञान है? वो सकर्म का धातु है, ज्ञा धातु। किसका ज्ञान है पूछेंगे। किसका माने वहाँ पे कर्मणी षष्ठी होती है। किसका ज्ञान है? कहते हैं हमें ब्रह्म का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, घट का ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है। ये सब विषय है। तो बिना विषय के कोई ज्ञान होता ही नहीं है। तो इसीलिए घटपटादि स्थल में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, घट ज्ञान पट ज्ञान, जैसे सविषय का ज्ञान है, वैसे ही भ्रमस्थल में भी रज्जु सर्प का जो ज्ञान है वो सर्प ज्ञान है। तो वहाँ पे मानना पड़ेगा भी सर्प विषय का ज्ञानम, रजत विषय का ज्ञानम। तो विषय का माने बहुरी है कि वो विषय है उसमें, जिस ज्ञान का विषय जो सर्प जिस ज्ञान का विषय, उस ज्ञान को हम कहेंगे सर्प विषयक ज्ञानम, सर्प विषयकम कहेंगे। और समस्त पद कहेंगे तो सर्प विषयकम ज्ञानम बन जाएगा सर्प विषयक ज्ञानम। तो ये विषय विना न किंचिदपि ज्ञानम उत्पद्येत इति सिद्धांत। कोई भी ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा यदि विषय नहीं होगा। मतांतरे तो वस्तुनः रूपांतरेण भानमेव भ्रम इत्युच्यते। और मतांतरे माने क्या? अन्यथा ख्याति इत्यादि में क्या कहते हैं? मतांतरे, तार्किक मत इत्यादि में क्या कहते हैं? तो वस्तुनः रूपांतरेण भानम। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? भ्रम इति उच्यते। अभी मतांतरे देखिए, एक मत है बौद्धों का जो मत है उसमें आत्मख्याति कहते हैं। आत्मख्याति, आत्मा माने उनके यहाँ तो शून्य ही आत्मा है या क्षणिक विज्ञान आत्मा है, वही प्रतीत हो रहा है, वस्तु तो नहीं है, तो इसलिए वो आत्मख्याति कहते हैं। अख्याति कहते हैं प्राभाकर मत में। अख्याति माने क्या? कि है ही नहीं। ख्याति माने वास्तविक अर्थ क्या है उसका? ज्ञानम। ख्याति माने ज्ञान। किंतु ये जो ख्यातिवाद है कि कौन सी ख्याति है, वहाँ पे क्या कहती है? भ्रमस्थल में इसका वर्णन करते हैं। इसीलिए ये क्या है कि भ्रम ज्ञान है। ख्याति माने भ्रम ज्ञान का वर्णन करने के लिए प्रक्रिया बताते हैं कि क्या कैसे प्रतीत हो रहा है। तो आत्मख्याति, अन्यथा ख्याति हमने देख ली। अख्याति करके प्राभाकर मत है। अख्याति में क्या कहते हैं कि ये दोष है ही नहीं, भ्रम है ही नहीं। भ्रम है ही नहीं माने इसमें गलत ज्ञान कोई नहीं है। यहाँ पे दो ज्ञान है जिसका मिश्रण हो गया। कहते एक स्मृति है, रजत की स्मृति है या सर्प की स्मृति है, और दूसरा वो तो स्मृति तो यथार्थ ही है कि सर्प को सर्प करके स्मरण कर रहे हैं, रजत को रजत करके स्मरण कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक अंश में, स्मृति ज्ञान के अंश में कोई दोष नहीं है। और कहते हैं जहाँ रज्जु है सामने प्रत्यक्ष है, या शुक्तिका है वो प्रत्यक्ष है, वो शुक्तिका भी शुक्तिका ही है। माने शुक्तिका जहाँ है वो भी सत्य है, और स्मृति जो हो रही है सर्प का वो भी सत्य, माने यथार्थ ही है। यथार्थ स्मृति है और यथार्थ प्रत्यक्ष है, दोनों का मिश्रण हो गया। तो क्या कहते हैं कि ये रज्जु सर्प क्या है कि रज्जु भी है, सर्प की स्मृति भी है, दोनों अपनी जगह ठीक है, किंतु स्मृति को स्मृति नहीं समझ रहा है ये, और प्रत्यक्ष जो रज्जु है उसको रज्जु नहीं समझ रहा है, किंतु क्या करे दोनों मिश्रित हो रहे हैं। इसलिए दो यथार्थ ज्ञानों का मिश्रण ही अख्याति है, माने वहाँ कोई दोष है ही नहीं। दो ज्ञानों में कोई दोष नहीं है, दोनों ज्ञान यथार्थ ज्ञान ही है। किंतु भ्रम कैसे उत्पन्न हुआ? कहते हैं भ्रम यह है कि वो मिश्रित हो गया, ये समझ नहीं पा रहे, भेद नहीं कर पा रहा है कि स्मृति का अंश कौन सा है, प्रत्यक्ष का अंश कौन सा है। इसीलिए कहते हैं उसको भ्रम हो जाता है, ठीक है, किंतु दो ज्ञानों में तो कोई त्रुटि नहीं है। ऐसे प्राभाकर मत में, अख्याति मत में मानते। तो ये मतांतरे तु वस्तुनः रूपांतरेण भानम कहते हैं।
तो सामान्यतया कहते हैं कि ये जो वस्तु है रज्जु, उसका रूपांतरण सर्प जैसे दिखना, ये सामान्य कह दिया। किंतु अन्यथा ख्याति कह सकते हैं, अन्य प्रकारेण भ्रम इति उच्यते। वो उस भान को ही एक वस्तु दूसरे रूप में प्रतीत होती, माने अपने रूप में प्रतीत नहीं होती, दूसरे वस्तु के रूप में प्रतीत होती है, उसी भान को भ्रम कह देते हैं। बाकी जगह हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये रूपांतरेण माने वस्तु, अन्य वस्तु, वस्तुअंतरेण, वस्तुअंतर, क्योंकि रूप क्या है, दूसरे वस्तु का रूप है, इसलिए दूसरे वस्तु के रूप में प्रतीति जो हो रही है वो दूसरी वस्तु वहां पे है, वहां पे दूसरी वस्तु है करके उसकी उत्पत्ति मानते हैं हम, और अविद्या का कार्य मानते हैं, माने न सद न असद उत्पत्ति मानते, उसी को अनिर्वचनीय ख्याति कहते हैं। ये इतना कह रहा हूं क्योंकि बहुत समय हो गया, बीच में बहुत सारा पाठ रुक भी गया था, इसीलिए ये स्मरण नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट है कि इतने सारे शब्द भी क्लिष्ट है, ख्याति शब्द क्लिष्ट है, उसके साथ अन्यथा, अख्याति, आत्मख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति इत्यादि स्मरण कराने के लिए थोड़ा बता दिया। अभी क्या कहते हैं, सिद्धांति तो यथा पदार्थ अस्ति तथा एव तज्ज्ञानम भवति इति अभ्युपगम्यते। सिद्धांत में क्या कहते हैं, जैसे पदार्थ है वैसे उसका ज्ञान होगा। इसीलिए क्या है कि यदि सर्प का ज्ञान हो रहा है, बिना सर्प के तो ज्ञान नहीं हो रहा है, सर्प होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान कैसे हो गया सर्प का रज्जु के स्थल में। तस्मात् भ्रमस्थले अपि विषय अवश्यम उत्पद्यते एव। तो वहाँ पे किसी सर्प का यदि ज्ञान हो रहा है तो सर्प की अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं। विषय बिना ज्ञानम न भवति, क्योंकि रज्जु विषय है और आपको सर्प का ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सर्प होना चाहिए, सत्य सर्प होना चाहिए ऐसे नहीं कह रहे, मिथ्या सर्प होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान भी मिथ्या उत्पन्न हो रहा है, भ्रम। तथा च स्वप्ने त्रिपुट्या भानात्, जैसे भ्रमस्थल में है वैसे ही स्वप्न स्थल में भी त्रिपुटी का भान यदि हो रहा है, और वो तो हो ही रहा है कि स्वप्न दृष्टा है, दर्शन हो रहा है और दृश्य भी है विषय, इसीलिए सकला त्रिपुटी उत्पद्यते एव। स्वप्न में भी अनिर्वचनीय उत्पत्ति माननी पड़ेगी विषयों की जैसे, वैसे ही बाकी दोनों के भी, माने जैसे आप नियत के पदार्थों की विषयों की मानते हो उत्पत्ति, पूर्व पक्षी जैसे मानता है, वैसे ही उसका दर्शन जो हो रहा है माने ज्ञान, और दृष्टा जो है माने ज्ञाता, उसका भी, उन दोनों का की भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी, माने तीनों मिलकर त्रिपुटी की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। यहाँ पर त्रिप्रटी हो गया, ये त्रिपुटी होना चाहिए, उकार होना चाहिए, रेफ नहीं होना चाहिए। आगे 323 और 24 में कहते हैं स्वाप्न पदार्थस्य अधिष्ठान उपादानयोः प्रदर्शन पूर्वकम उत्पत्ति वर्णनम। तो क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति वर्णन कर रहे हैं। किसकी उत्पत्ति वर्णन कर रहे हैं, तो कहते हैं स्वाप्न पदार्थस्य अधिष्ठान उपादानयोः। स्वप्न पदार्थ जो है, स्वप्न पदार्थ कहें, स्वप्न में जो पदार्थ है उसको स्वप्न पदार्थ कहेंगे, और स्वप्न पदार्थ का अधिष्ठान क्या है और उपादान क्या है, माने ये स्वप्न पदार्थ कहाँ दिख रहा है उसका अधिष्ठान हो गया, और उसका उपादान माने उसका कारण, उपादान कारण क्या हो गया, ये भी जानना है। इसके लिए उसके उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन पूर्वक कर रहे हैं। यानी स्वप्न पदार्थ का उत्पत्ति वर्णन कर रहे हैं, और वो किसके, उसके पहले क्या जानना चाहिए, अधिष्ठान और उपादान क्या है, प्रदर्शन पूर्वकम उत्पत्ति वर्णनम। ठीक है, तो माने उत्पत्ति वर्णन स्वप्न पदार्थ की, मैंने कह दिया उत्पत्ति वर्णन किसकी करके, स्वप्न पदार्थ की, और अधिष्ठान उपादान में प्रदर्शन पूर्वकम, उसका अधिष्ठान क्या है और उपादान क्या है ये पहले जान लेंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद वो पूर्व में है, माने प्रदर्शन पूर्वकम, माने ये बहुरी है, प्रदर्शनम पूर्वम यस्मात्, यस्मात् कस्मात् उत्पत्ति वर्णनात्, तो जिसकी उत्पत्ति की जिसके उत्पत्ति का वर्णन करे, किसके उत्पत्ति का वर्णन करे, स्वप्न पदार्थ से उत्पत्ति वर्णन। तो स्वप्न पदार्थों की जो उत्पत्ति का वर्णन करेंगे उसके पहले क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन उसके पूर्व में किसका प्रदर्शन हो रहा है, तो ये दो चीज़ों का प्रदर्शन करेंगे, एक तो स्वप्न पदार्थ के अधिष्ठान का प्रदर्शन करेंगे, और स्वप्न पदार्थ का उपादान कारण क्या है उसका प्रदर्शन करेंगे, और ये प्रदर्शन करने के बाद स्वप्न पदार्थ की उत्पत्ति का वर्णन करेंगे। तो ये 323 में कहते हैं
स्वप्ने पदार्थानाम उत्पत्ति अंगीकारो न युक्त इति शंका। तो पहले तो कह रहे कि उत्पत्ति वर्णन कर रहे हैं, पूर्व पक्षी वहाँ बैठा है, वो कहते हैं आप उत्पत्ति वर्णन करेंगे, इसका संकल्प कर रहे हैं। कैसे? मैं उत्पत्ति का वर्णन करूंगा स्वप्न पदार्थों की, और उसके पहले मैं उसका अधिष्ठान और उपादान दिखाऊंगा। बोलते ये प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हैं? बोलते कि ये युक्त ही नहीं है। कहते स्वप्ने पदार्थानाम उत्पत्ति अंगीकार न युक्त। यदि वहाँ पे उत्पत्ति होती तो आप उत्पत्ति का वर्णन करते और उसके पीछे जो जो दिखाना है वो दिखा देते, किंतु ये पदार्थों की जो उत्पत्ति हम मानते ही नहीं, अंगीकार ही युक्त नहीं है कि वहाँ पे उत्पत्ति नहीं माननी चाहिए, ऐसे शंका पहले उठाता है। ये पहले आ चुके हैं, शंका तो आई है, उसी के चलते ही इतना भी विवाद हो रहा है। हेतु इतना दिखा दिए, इतने हेतु दिखा दिए। स्वप्ने प्रतीयमान पदार्थानाम उत्पत्त्यंगीकारे यथा सिद्धांते स्वप्न दृष्टांत बलात् जागृत पदार्था मिथ्या इति प्रसाध्यते, तथा जागृत पदार्थानाम इव स्वप्न पदार्थानाम उत्पत्ति मत्वात् ते अपि सत्या इति अंगीकार्यं भवेत्। तो कहते हैं कि आप तो स्वप्न पदार्थ मिथ्या है ऐसे लेकर, मैं आप समझ गया, मैंने हम कल जो देख रहे थे पहले इसके पाठ में, इसके पहले वाले पाठ में देख रहे थे कि सिद्धांत अभी इतना ही कह रहा है कि स्वप्न को मिथ्या मान लो, वो सिद्ध कर रहा है। अभी वो कहते ये तो आप इसके इसमें कुछ गूढ़ा अभिसंधि है। पूर्व पक्षी सोच रहा है आप ये क्यों कर रहे हैं, मैं समझ गया, इसमें कुछ आपका रहस्य है, आप ऐसे कर लेंगे, मनवा लेंगे और फिर कहेंगे अरे जागृत देखो, जागृत भी स्वप्न जैसा इसलिए मिथ्या है। तो बोलते अभी तो मैं समझ गया आप कैसे बात करें से मैं समझ गया कि आप कहना ये चाह रहे हो कि स्वप्न यदि मिथ्या है तो जागृत स्वप्न जैसा है इसीलिए मिथ्या है। तो मैं तो कह रहा हूँ, उसके पहले ही आपको टोक रहा हूँ, आप ये सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं क्या सिद्ध करूँगा, हम तो ऐसा मानते हैं कि जागृत सत्य है और स्वप्न जागृत जैसा इसलिए स्वप्न भी सत्य है। इसका निराकरण पहले हो चुका है। ये तो कोई दूसरा पूर्व पक्षी होगा, या पूर्व पक्षी नहीं मान रहा है, वितंड कर रहा है, या समझा नहीं है, कितने सारे कारण हो सकते हैं कि वो कह रहा है कि ये जो स्वप्न पदार्थ जो है वो मिथ्या है ही नहीं, उसको लेकर आप जागृत सिद्ध करेंगे मिथ्या, पर मैं कह रहा हूँ जागृत सत्य है। और ये जागृत से तुलना करेंगे ना, तुलना यदि करनी है स्वप्न के साथ जागृत की, तो जागृत के साथ स्वप्न की तुलना कर दो, स्वप्न जागृत जैसा ही है। और आप ही कहते हैं कि जागृत अवस्था में जैसे जागृत अवस्था सत्य भान होता है, वैसे ही स्वप्न में, स्वप्न अवस्था में स्वप्न दृष्टा प्रपंच को स्वप्न नहीं मानता, वो तो जागृत अवस्था में ऐसे ही मानता है कि सत्य ही मानता है। इसीलिए क्या है कि दोनों में भेद नहीं है, आप कहते हैं, हम भी कहते हैं दोनों में भेद नहीं है। यदि भेद नहीं है तो जागृत जैसे स्वप्न पदार्थ सत्य क्यों न हो? ऐसा क्या आग्रह है कि जागृत स्वप्न जैसे मिथ्या हो? तो इसीलिए कहते हैं स्वप्ने प्रतीयमान पदार्थानाम उत्पत्ति अंगीकारे यथा सिद्धांते। जैसे स्वप्न में जो प्रतीति हो रही है त्रिपुटी की, आप कह रहे हैं विषयों की तो हम मानते ही, पदार्थानाम उत्पत्ति अंगीकारे, यदि ऐसे पदार्थों की उत्पत्ति मानते हैं, एक पूर्व पक्षी ने तो मान लिया, पहले देखा था हमने कि वो विषयों की उत्पत्ति माने करके कह दिया था, तो अभी कहते हैं पदार्थ अभी त्रिपुटी लेकर आए तो हम उसकी भी नहीं मानते, चलिए विषयों की भी मानते नहीं है, उत्पत्ति अंगीकारे यदि मानते हैं तो, यदि विषयों की उत्पत्ति माने, यथा सिद्धांते स्वप्न दृष्टांत बला जागृत पदार्था मिथ्या इति प्रसाद्यते। माने क्या है कि अभी विशेष रूप से ये फिर क्यों ले आया, क्योंकि अभी कह रहे कि अभी त्रिपुटी की उत्पत्ति माननी पड़ेगी करके कह दिया, उत्पद्यते एव, ऐसे पहले अंक में सिद्धांति ने कह दिया। अभी पूर्व पक्षी क्या कहता है, विषयों की उत्पत्ति माने करके हमने कह दिया था पहले, और आप कह रहे हो कि त्रिपुटी की उत्पत्ति मान लो। विषय तो एक अंग है, बाकी दो अंग भी है, माने एक अंश है, बाकी दो अंश है, उनको भी मान लो। तो कहते हैं अभी विषयों की जो उत्पत्ति मानते हैं, इससे तो आप स्वप्न में मिथ्या उत्पत्ति मानकर जागृत में मिथ्या, जागृत को मिथ्या सिद्ध करोगे। अभी वो कहता है यदि आप उत्पत्ति मान रहे हो विषयों की, यदि स्वप्न में उत्पत्ति मान रहे हो, सत्य उत्पत्ति मानो, मिथ्या उत्पत्ति क्यों मानते हो? जैसे जागृत अवस्था में हम कहते हैं कि प्रपंच ईश्वर ने सत्य बनाया है, वैसे ही स्वप्न में भी ईश्वर ने सत्य बनाया है, ऐसा क्यों न माने?
तो यथा सिद्धांत स्वप्न दृष्टांत बलात्, स्वप्न दृष्टांत को ही मानकर उसके बल से जागृत पदार्था मिथ्या इति प्रसाद्यते, ऐसे जो प्रकर्षेण साध्यते, ऐसे आप करोगे या करते हो। आपके सिद्धांत में तो करते हो, आप वेदांत में तो आप करते ही हो। मिथ्या सिद्ध कर देते हो जागृत पदार्थ को स्वप्न की उत्पत्ति मानकर और मिथ्या उत्पत्ति मानकर। वैसे हम क्या करते हैं, हम उल्टा करेंगे। तथा जागृत पदार्थानाम इव, जैसे जागृत पदार्थ है वैसे ही स्वप्न पदार्थानाम अपि उत्पत्ति मत्वात्, क्योंकि जागृत में उत्पत्ति होती है, पूरी सृष्टि प्रक्रिया आती है, भिन्न भिन्न उपनिषद में आती है। वैसे ही जो उत्पत्ति जागृत में आती है वैसे ही स्वप्न में उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा मान ले तो दोनों सत्य हो जाएंगे। जागृत जैसे ही उत्पत्ति मत्वा, जैसे स्वप्न में भी जो पदार्थ है वो जागृत में जैसे उत्पत्ति वाले हैं वैसे ही स्वप्न में भी उत्पत्ति वाले ही पदार्थ है, उत्पत्ति वाले पदार्थ है। मत्वात् करके मतु जोड़ दिया है, इसीलिए क्या है, उनको भी सत्याः इति अंगीकार, उनको भी सत्य मान लीजिए। इति अंगीकार्यम भवेत्, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। यदि उत्पत्ति मानोगे जागृत जैसे, यदि उत्पत्ति मानोगे स्वप्न में पदार्थों की, तो जागृत में जैसे सत्य उत्पत्ति है वैसे यहाँ पे भी सत्य ही मानना पड़ेगा स्वप्न में, स्वप्न पदार्थ को ही उत्पत्ति। स्वप्ने पदार्थानाम उत्पत्त्यनंगीकारे नैष दोष स्यात्, किंतु यदि आपने जो सिद्ध किया है, सिद्ध करने जा रहे हो कि उत्पत्ति मानेंगे हम, उत्पत्ति माननी पड़ेगी, यदि उसका त्याग कर देंगे आप कि चलो उत्पत्ति नहीं मानते, तब ये दोष नहीं आएगा। तब आप देखिए, तब क्या है कि हम ऐसा आग्रह नहीं करेंगे कि जागृत में जैसे उत्पत्ति है सत्य पदार्थों की वैसे ही स्वप्न में भी सत्य, ऐसे हम आग्रह भी नहीं करेंगे। ये दोष नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो सिद्धांत में आप सिद्ध करने जा रहे हो वो उल्टा सिद्ध भी हो सकता है। ये जो उल्टा सिद्ध होता है उसमें कोई अभी ऐसा क्यों माने कि आपका ही ठीक है हमारा ठीक नहीं है, द्वैती कहेंगे। तो इसीलिए इसको त्याग दो बोलते, उत्पत्ति मत मानो। उत्पत्ति मानोगे तो आ जाएंगे सब द्वैती, बैठ जाएंगे कि स्वप्नवत जागृत मिथ्या कहोगे, वो आके कहेंगे कि जागृतवत स्वप्न सत्यम, तब क्या करोगे। इसीलिए कहते हैं कि उत्पत्ति मानना छोड़ दीजिए, स्वप्न में पदार्थों की उत्पत्ति ही नहीं मानी है तो ये दोष ही नहीं आएगा, कोई द्वैती आपसे झगड़ा करेगा ही नहीं। तथा ही जागृति पदार्था उत्पन्ना संतः प्रतीयन्ते, तो कहते हैं कि अभी जागृत में क्या है कि पदार्थ उत्पन्न होकर ही भान होते हैं, उनका प्रतीत होते हैं। स्वप्ने तो पदार्था असंत एव प्रतीयन्ते, तो कैसे हो जाएगा, यदि ये नहीं मानेंगे तो दोष नहीं आएगा कह दिया। तो क्या है कि जागृत में तो पदार्थ उत्पन्न होकर ही प्रतीत होते हैं, स्वप्न में बिना उत्पत्ति के प्रतीत होते हैं। ऐसा कर देंगे तो कौन आपसे झगड़ा करेगा, आप मिथ्या सिद्ध कर पाओगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, जागृत को स्वप्न उदाहरण लेकर जागृत को ही मिथ्या सिद्ध कर पाओगे। ऐसा कोई वेदांती सुझाव दे रहा है मध्यस्थ बैठकर, ऐसा कर पाओगे नहीं। तो द्वैती आके कहेगा कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तर्क तो दोनों ओर लगता है। आप क्या एक को हेतु बनाएंगे, वो दूसरे को हेतु बनाएगा, तो आप कैसे इसको ये करोगे, क्या है कि इसको माने इस दोष को कैसे हटाओगे। इसीलिए वो समझाता है कि कैसे कहना चाहिए आपको। तथा ही जागृति पदार्थ उत्पन्न संतः प्रतीयन्ते, उत्पन्न होते होते प्रतीति होती है उनकी जागृत अवस्था में। तो स्वप्न में क्या होता है, स्वप्ने तो पदार्थ असंत एव प्रतीयन्ते, होते नहीं, उत्पन्न है ही नहीं पदार्थ और प्रतीति होती है। तस्मात् स्वप्ने असताम पदार्थानाम ज्ञानम भ्रमरूपम भवति, इसीलिए आप कहकर चले जाओगे, निकल जाओगे, इस दोष में नहीं फंसोगे, इस वितंड में नहीं फंसोगे आप। इसमें माने आपको वाद की अपेक्षा ही नहीं है। क्या कह देंगे आप कि जागृत में तो देखिए स्वप्न उत्पन्न होते हैं, प्रतीति होती है, स्वप्न में क्या होता है, कहाँ उत्पत्ति होती है, नहीं होती है, प्रतीति होती है। ऐसे करके आप निकल जाओगे करके सुझाव दे रहा है। स्वप्ने तो पदार्थ असंत एव प्रतीयन्ते तस्मात्, इसीलिए क्या हो जाएगा, स्वप्ने असताम पदार्थान, असताम माने है ही नहीं जो पदार्थ। शत्रंत है, अस धातु के साथ शत्रंत हो गया तो सत हो जाएगा, उसमें नहीं कर देंगे असत हो जाएगा। तो असताम षष्ठी बहुवचन, असताम पदार्थानाम की जो पदार्थ नहीं है उन पदार्थों का ज्ञान है, उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान मात्र उत्पन्न हो रहा है, पदार्थ नहीं है, ज्ञान तो है। हाँ, वहाँ पे गज ज्ञान, नदी पर्वत इत्यादि का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है स्वप्न में, हम मानते हैं, पर वो जो ज्ञान जो है वो भ्रम रूपम भवति। क्यों, क्योंकि है ही नहीं पदार्थ, इसीलिए जो पदार्थ नहीं है और उसका ज्ञान उत्पन्न, उसी को तो भ्रम कहेंगे हम। तो कहते हैं वैसे हो जाएगा। अतस्तेषाम उत्पत्ति अंगीकार न युक्ता एव,
तो पूर्व पक्षी ने कह दिया, एक मध्यस्थ ने, किसी ने सुझाव दिया, वहाँ पे तो उत्पत्ति होती नहीं है। ये मध्यस्थ हो सकता है, सिद्धांति भी कोई सुझाव दे रहा है कि देखो फंस जाओगे, या द्वैती हो सकता है, वो कोई पूर्व पक्षी हो सकता है, वो कह रहा है देखिए आप सिद्ध कर रहे हो, आप नहीं हो जाएगा, हम तो फिर देखिए ऐसा कह देंगे, उल्टा कह देंगे, सिद्ध करेंगे। इसीलिए क्या है कि आप ऐसा नहीं मानिए और देखिए कैसे कर पाते हो आप, आगे चलिए देखते हैं। तो पूर्वोक्त शंकाया समाधानम, उस शंका का समाधान देते हैं। ऐसी शंका कर रहे हैं ना आप, बोलते हैं ऐसा आप जो सुझाव कर रहे हो वो ठीक नहीं है, इसलिए उसका समाधान देंगे हम। तो गिनती शुरू करता है सिद्धांती, देखिए आपने कहा कि हमारे इसमें दोष है, वो दोष भी नहीं होगा, और आपने जो सुझाव दिया उसमें तो गौरव दोष है और दोष है, तो वो सिद्ध करता है। एक तो क्या है कि यस्य वस्तुना उत्पत्तौ देशकालादि रूपः यावान सामग्री कलापः अपेक्षितः तावन्तं सामग्री कलापं विना एव उत्पद्यमानं वस्तु मिथ्या इति अभिधीयते। तो कहते हैं हम पहले तो ये जो प्रतिज्ञा कर चुके उसका हम पहले विस्तार करेंगे, कैसे कि जिस वस्तु की उत्पत्ति, यस्य वस्तुना उत्पत्तौ, उत्पत्ति में क्या है कि सामग्री चाहिए, अपेक्षित वस्तु की उत्पत्ति में। आप जैसे रोटी बनाएंगे, वस्तु है रोटी, रोटी बनाएंगे क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, फिर आटा चाहिए, नमक चाहिए, फिर कोई और कुछ तेल डाल देंगे उसमें उतना, फिर बाकी चाहिए अग्नि चाहिए उसको पकाने के लिए, ये सब तो सामग्रियाँ बहुत सब चाहिए, फिर किस पे तवा चाहिए आपको रोटी के लिए इत्यादि, ये सब चाहिए। तो ये सब सामग्री हो गया, सामग्री का समूह हो गया, कलाप कहेंगे। तो सामग्री कलापः यावान, जितना चाहिए सब चाहिए, अपेक्षितः, है ना। और उसमें क्या है कि देश काल आदि रूप करके कह दिया, बाकी तो पता है आपको, पर देश काल भी चाहिए। कहेंगे कि समुद्र में बैठे हैं, बोलते हैं कि माने समुद्र के तट पे बैठे, कुछ नहीं है आपके पास सामग्री, पानी है वहाँ पे पर समुद्र का पानी है, बोलते बनाओ रोटी, नहीं होगा। तो देश, एक विशेष देश चाहिए होगा, और काल भी चाहिए, विशेष काल। तो कहेंगे कि चलो चलो आगे लोग माने अतिथि आ गए हैं, अतिथि तो कोई अपॉइंटमेंट लेके नहीं आते, इसीलिए अतिथि कहते हैं उनको, तिथि ही अविद्यमान तिथि यस्य, तो जिसके लिए तिथि नहीं है वो आ गए उसको अतिथि कहेंगे। अतिथि देवो हो, तो बोलते हैं उनको चलिए मुँह हाथ धो लीजिए, पानी दीजिए, फिर क्या खाएंगे, चलो रोटी बनाओ। आ गए हैं 5 लोग आ गए हैं, आप बोलते हैं कि भूख 5 मिनट में रोटियां बन जानी चाहिए, कम से कम 10 रोटी तो तैयार होनी चाहिए। कहाँ से होंगी, एक एक रोटी के लिए कितना समय लगेगा, उतने उस 10 के लिए उससे 10 गुना लगेगा समय, तो 2 मिनट में बना दो, कैसे होगा, नहीं होगा, संभव नहीं है। अभी तक तो आटा बूंदा नहीं है, तो कैसे होगा। इसीलिए काल भी अपेक्षित है। आदि पद से जो जो सामग्री आप सोच सकते हैं चाहिए, जो वस्तु पे निर्भर करेगा, जो वस्तु बनानी है उसके उत्पत्ति में जो जो सामग्री चाहिए सभी चाहिए, देश काल आदि रूप। यावान सामग्री कलाप अपेक्षिता तावंतम सामग्री कलापम विना, यदि वो उतना सब सामग्री, उतनी सामग्री नहीं है ना, आप उतनी जगह देंगे रोटी बनाने के लिए, एक उदाहरण, ना आप ये देंगे क्या, ना काल देंगे और ना बाकी सामग्री देंगे, तो उसके बिना तो उत्पत्ति नहीं होगी। पर क्या होता है कि सर्प जो है, सर्प कैसे उत्पन्न हो जाता है, रजत कैसे उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पे देश है क्या उतना, काल है क्या उतना सर्प की उत्पत्ति के लिए, रजत की उत्पत्ति के लिए। चलो देश मान ली, उस देश में उत्पन्न होता है काल। अभी कहते हैं स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न में कहाँ उत्पन्न हो रहा है, आपके अंतःकरण में, आपके पूरी तत्नाड़ी में जाकर सो गए, कहाँ उत्पन्न हो रहा है, वहाँ जगह है क्या पर्वत की उत्पत्ति के लिए इत्यादि, ये प्रश्न आएगा। तो कहते हैं जितनी दिशना देश चाहिए, काल चाहिए, काल चाहिए कि जैसे रात को सोए सुबह देख रहे हो, तो सुबह कैसे होगी उतने समय में, यदि 6 घंटे के बाद सुबह होनी है, वहाँ कैसे होगी काल, सुबह कैसे होगी वहाँ पे। स्वप्न में आपने सूरज देख लिया, आप सोए हैं, सूर्य का दर्शन कैसे हो गया। या कहीं दूर देश चले गए ना, वो उतना काल नहीं है। पर्वत देख लिया, पर्वत तो अंतःकरण में उत्पन्न नहीं हो सकता देश में, और काल किसी कितना दूर गए उतना प्रवास के लिए उतना काल चाहिए, वो यहाँ कहाँ है इत्यादि। ऐसे देश काल आदि अनुचित है, ऐसे जो है वो भ्रांति है। तो कहते हैं ऐसे सब जो सामग्री है उसके बिना हो गया। जैसे स्वप्न में रोटी बनानी है और कोई आगे 5 क्या आप बोलते 50 लोग आ जाओ, बोलते हम भंडारा करेंगे आज 50 क्या,
आज 500 लोगों को बुलाओ भंडारा करेंगे, बोलते मैं अकेली, जो माता जी है घर पे जो है कहती है मैं अकेली बना दूंगी सबके लिए। ऐसे प्रतिज्ञा स्वप्न में कर लिया, और यार इतने आगे हम आज के चलो इनको खिला देते हैं, तो उनके लिए बहुत सारा पकवान बना दिया। माता जी को पता भी नहीं है कैसे बनाने, बना दिया माता जी ने। कैसे? स्वप्न में सब कुछ संभव है। तो बोलते ऐसा स्वप्न देखा, इतना सारा बना लिया, संभव नहीं वो सब हो गया। कैसे? कहते देश काल आदि रूप यावान सामग्री कलाप अपेक्षित, उतना सारा चाहिए। सामग्री क्या, एक नहीं, आपको बहुत सारे खाना पकाने वाले चाहिए। और कितना समय चाहिए? तो बोलते ऐसे ही एक 15 मिनट दोपहर को सोया था, भूख लगी थी और लग रहा था कि बाकियों को भी खिलाऊं, तो बाकियों को भी खिला दिया स्वप्न में। 15 मिनट में सब कुछ हो गया। उसमें से कितना 5 मिनट भी स्वप्न देखा होगा कि नहीं देखा होगा। ऐसे लगा कि भोजन परोसा, ये हो गया, सब हो गया। तो बोलते जितना सामग्री कलाप चाहिए था अपेक्षित, तावंतम सामग्री कलापम विना, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और फिर तो देखते हैं कि जैसे अरे माता जी का तो ध्यान, तो क्या माता जी ही नहीं है, बाकी तो दूर का स्मरण कर रहा है, अरे बचपन में इतना ये हुआ था, माता जी का स्मरण करके। माता जी भी नहीं है वास्तविक, कोई नहीं है, न सामग्री है, न बनाने वाला है, न खाने वाले हैं, न कुछ है, न पकवान है, न कुछ है, न कुछ है। विना उत्पद्यमानम वस्तु मिथ्या इति अभिधीयते। वो रज्जु में सर्प हो या स्वप्न में पदार्थ हो, मिथ्या कह देते। ऐसे ऐसे वास्तविक ये स्थिति है। मिथ्या तो ऐसा ही है कि बिना सामग्री के जो उत्पन्न होता है उसी को मिथ्या कहते हैं। और वो सामग्री क्या है? देश काल आदि रूप है। स्वप्ने गजादीनाम उत्पत्तौ उचित देश काल आदि रूप सामग्री नास्ति। स्वप्न में है क्या? ऐसे उचित देश, उचित काल, उचित शब्द शब्द के साथ जाएगा। ये शब्द ये पिछली बार हमने देखा था, इसका वर्णन अभी तक नहीं आया था ये शब्द का। ये मांडुक्य कारिकाकार इसका पूरा, भगवान गौड़पादाचार्य इसका पूरा उल्लेख करते हैं और ऐसे कहते हैं उचित देश, उचित काल इत्यादि सामग्री नहीं है वहाँ पे। गज के लिए जगह है क्या कि हाथी उत्पन्न हो जाएगा क्या? मन में नहीं हो जाएगा। यहाँ जहाँ सोए वहाँ बाहर उत्पन्न हो रहा है कह रहे हैं, वहाँ हो रहा है क्या? वहाँ पे भी जगह नहीं है। पर्वत कहाँ बनेगा वहाँ पे, इत्यादि। और काल भी नहीं है, उचित काल नहीं, हमने देख लिया। तो ये उचित देश, उचित काल और आदि पर से जो भी उचित नहीं है उनका सबका पर सामग्री में अंतर्गत है। तो सामग्री वो सब नहीं हो सकती वहाँ पे, और बिना सामग्री के उत्पन्न होता है, इसलिए मिथ्या है। नास्ति, सामग्री नास्ति। चिरेण कालेन विस्तीर्णे देशे उत्पत्तुम योग्या गजादयः स्वप्ने क्षणमात्र कालेन अति सूक्ष्म कंठ प्रदेशे उत्पद्यन्ते। तो यदि कंठ प्रदेश में जीव जाकर सो जाता है, स्वप्न जब भी देखता है कंठ में है, तो स्वप्न में क्षण मात्र काल में, क्षण में ही गज इत्यादि, हाथी इत्यादि की उत्पत्ति होती है। हाथी कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा? उतना उचित देश है ना उचित काल है। उत्पत्तिम योग्य जो है वो चिरेण कालेन विस्तीर्णे देशे, बड़ी जगह भी चाहिए और बहुत काल भी चाहिए, तब जाके गजादि की उत्पत्ति होगी। फिर भी बैठे बैठे आंख लग गई, सो गया, बैठे बैठे क्या रहता है, सो गया, क्षण मात्र में वहाँ पे लेट गया, आंख लग गई, स्वप्न देख लिया, क्षण मात्र काल में ही क्या हो गया? अति सूक्ष्म कंठ प्रदेश है। कंठ प्रदेश में ये कंठ बाहर जो दिखता है वैसा नहीं, भीतर नाड़ी है कुछ, उसमें प्रवेश करके कंठ प्रदेश में स्वप्न देख रहा है। वहाँ पे कहाँ उत्पत्ति हो जाती है उसकी? पर होती है, न उचित देश है न उचित काल है, वहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है, माने अंतःकरण में होती है, देखता है। तस्मात् स्वप्न गजादेय मिथ्या। तो सिद्धांति कह रहा है कि बिना उत्पत्ति देख रहे हैं ऐसा नहीं मानते हम, अनिर्वचनीय ख्याति है हमारी, तो हम तो बिना वस्तु के, तो बिना विषय के तो ज्ञान ही नहीं मानते। तो ज्ञान यदि मान रहे स्वप्न पदार्थ का ज्ञान, तो वहाँ पे तो उत्पत्ति मान रहे, और वहाँ पे उचित देश काल नहीं है, तो हमको कहना पड़ेगा मिथ्या है, मिथ्या उत्पत्ति हो रही है। यद्यपि स्वप्नावस्थायाम अधिक देश कालो प्रतीयेते, ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन का कार्य कर लिया, या किसकी बहुत सारे को तो बहुत दिन का कार्य और बहुत जगह चले जाते हैं। कभी कभी तो भिन्न भिन्न आयु का ही स्वप्न देखते हैं, बूढ़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इतने ऐसे लगता है कि कहीं कहीं तो सोचता है कि क्या कि
ये बन गया, कुछ कहीं राजा बन गया इत्यादि, और युद्ध कर लिया, और उसके बाद ये जी कुछ भी हो सकता है, विवाह कर लिया, ब्रह्मचारी विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, बड़े हो गए इत्यादि। कितना समय का क्या स्वप्न देखेगा इसका कोई नियम नहीं है। जैसे संस्कार है वैसे स्वप्न देखेगा, उसमें कोई काल का नियम नहीं है कि 15 मिनट सो गया पर लगता है कि बहुत सारे दिनों का या वर्षों का भी उसी उतने में हो सकता है। स्वप्न में ही एक ही स्वप्न में कितना काल चला जाएगा ये कह नहीं सकते। यहाँ का जो जागृत अवस्था का काल है, स्वप्न काल में बहुत भिन्नता है। जागृत काल छोटा होता है, स्वप्न काल तो इतना हो जाता है कि 15 मिनट जागृत के माने वो घंटों हो सकते हैं, स्वप्न के वर्षों भी हो सकते हैं, कितने वर्षों का भी स्वप्न में देख सकता है। ऐसे भी बहुतों का अनुभव होता है कि स्वप्न में इतना जी लिया करके, अरे ये इतना सब हो गया था, उतना सब हो गया था। पर कुछ दिन का या सारे दिन का या बहुत सारे घंटों का तो अनुभव सबको है कि छोटे से स्वप्न में बहुत सारे घंटों का अनुभव का माने अनुभव हो जाता है। ऐसे स्वप्न का अनुभव की स्मृति तो है जागने के बाद। तो यहाँ कहते हैं कैसे, उसका ही विवरण कर रहे। तथा ही विषय विना प्रत्यक्ष ज्ञान न उदेति, बिना विषय के तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। और हमने ये कह दिया है कि पहले सिद्ध कर दिया कि स्वप्न में तो स्वप्न का ज्ञान जागृत के पदार्थों की स्मृति तो नहीं है, अनुभव की स्मृति नहीं है। माने अनुभव से संस्कार उत्पन्न हुआ जागृत में, और उस संस्कार से उद्भूत जो स्मृति है वैसे स्मृति तो नहीं है। वो प्रत्यक्ष ज्ञान ही स्वप्न पदार्थों का, स्वप्न के समय में स्वप्न के पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तथा ही विषय बिना प्रत्यक्ष ज्ञान न उदेति, तो स्वप्न का ज्ञान प्रत्यक्ष होने के कारण उसका विषय भी मानना पड़ेगा, क्योंकि विषय के बिना ज्ञान नहीं होता प्रत्यक्ष। स्वप्ने अधिक देश कालयोः ज्ञानम उत्पद्यते, और स्वप्न में ऐसे लगता है कि अधिक देश है, यहाँ पे अधिक काल है, ऐसे ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उनकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी आपको, अधिक देश की और अधिक काल की भी मिथ्या उत्पत्ति माननी पड़ेगी। व्यावहारिक देश कालो तो स्वल्पो भवता, सोए या 15 मिनट या 6 घंटे जो भी है, रात को सोए और आपने बहुत सारे दिनों के स्वप्नों का अनुभव कर लिया, तो व्यावहारिक देश पर्याप्त नहीं है, न व्यवहारिक काल पर्याप्त है, स्वल्प है। व्यावहारिक देश तो छोटा है, कंठ देश है। यदि कंठ देश के बाहर उत्पत्ति, उसका तो निराकरण कर दिया हमने, भीतर ही हो रहा है मान लिया। यदि बाहर भी मान ले तो भी बाहर कितना, जहाँ सोए वहाँ पे तो उत्पत्ति नहीं हो रही है छोटे पर्वत की, तो ये और भीतर करके सिद्ध कर दिया। और भीतर जो कंठ प्रदेश में हो रहा है वो तो बहुत छोटा देश है, वहाँ पे उत्पत्ति कैसी होगी? तो कहते हैं वो तो स्वल्प देश है। और काल क्या है कि 15 मिनट सोए या 6 घंटे सोए या 10 घंटे भी सो लिए, फिर भी वो कम काल है। जितना स्वप्न देखा है उससे तो बहुत कम काल है, क्योंकि 10 घंटे तो स्वप्न नहीं देख रहे, उसमें कुछ क्षण ही स्वप्न देख रहे हैं। कुछ घंटे, 6 घंटे में भी आप भले ही 2 घंटे स्वप्न देखा है, पर वो स्वप्न बहुत सारे, इसका 2 घंटा भी नहीं होते। क्योंकि आप देखिए, यदि स्वप्न बार बार आ रहा है, आपने स्नूज कर लिया, दूसरा अलार्म 15 मिनट के बाद बजेगा, 10 मिनट के बाद बजेगा, उसके पहले और कुछ स्वप्न देख लेते और बहुत सारा हो जाता है उसमें। जाग कर देखते यार इतना सारा कैसे हो गया, क्योंकि अधिकतर क्या है कि अभी सुबह उठ रहे, अलार्म लगा दिया, उसको स्नूज करके सो गए, 10-15 मिनट के बाद स्नूज, वापस फिर अलार्म बजता है, उसके बीच में स्वप्न आ गया, तो पता चल 15 मिनट भी नहीं गए हैं और क्या हो गया, आपने बहुत सारा कुछ ऐसे स्वप्न देख लिया। जैसे घंटों चलता है वैसा स्वप्न, क्योंकि आधा घंटा किसी से चर्चा कर ली, ये हो गया वो हो गया इत्यादि, कैसे संभव है? तो कहते हैं काल भी स्वल्प ही है। तो व्यावहारिक देश कालो तो स्वल्पो भवतः, तस्मात् प्रातिभासिकौ अधिक देश कालो उत्पद्येते। अयादि संधि होगी तो प्रातिभासिकौ, दोनों प्रातिभासिक क्या है? अधिक देश और अधिक काल। वास्तविक व्यावहारिक देश और काल स्वल्प है, स्वल्पौ, और अधिक देश अधिक काल, तो अधिक देश कालौ क्या है? प्रातिभासिकौ, व्यावहारिक नहीं है। उत्पद्येते, प्रातिभासिक उत्पत्ति होती है अधिक देश की और अधिक काल की, क्योंकि पहले आपको आकाश चाहिए, अवकाश प्रदातृत्व आकाशत्व, तो आकाश का क्या? अवकाश प्रदाता है, वो दूसरे को अवकाश देता है। तो स्वप्न बनाने के लिए आपको जो जो सामग्री चाहिए, वो रखने के लिए जगह चाहिए, तो पहले आकाश का निर्मित होनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो जगह देने के लिए आपको देश तो चाहिए,
तो इसलिए उचित देश और उचित काल जो है अधिकरण बनते हैं, उसी में काल में ही सृष्टि होगी, देश में ही सृष्टि होगी, फिर बाकी सामग्री चाहिए। पहले तो देश काल चाहिए, ये बनाएंगे, पहले पूछेंगे कहाँ बनाएंगे, फिर कहते हैं कभी बनाएंगे, उसके बाद क्या क्या चाहिए वो होगा गिनती, कहाँ बनाएंगे और कब बनाएंगे ये पता नहीं है, तो सामग्री लेके भी करेंगे क्या, बाकी उपादान कारण लेकर करेंगे क्या। तो इसीलिए देश काल पहले चाहिए। उत्पद्येते दोनों कैसे, प्रातिभाषिकौ, ये प्रातिभाषिक व्यावहारिक नहीं है, तो सत्ता में भिन्नता आ गई। परंतु स्वप्नावस्थायाम उत्पन्नो प्रातिभाषिक अधिक देश कालौ स्वप्नावस्थायाम उत्पद्यमान गजादीनाम कारण भावम न भजतः। तो ये कारण बनेंगे क्या, तो कहते हैं जो प्रातिभाषिक स्वप्नावस्था में उत्पन्न जो हो गए, क्या उत्पन्न हो गया, प्रातिभाषिक अधिक देश उत्पन्न हो गया और प्रातिभाषिक अधिक काल उत्पन्न हो गया, तो यही पर्याप्त है क्या। स्वप्नावस्थायाम उत्पद्यमान गजादि नाम, गज इत्यादि पर्वत नदी इत्यादि स्वप्न में उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए कारण भावम न भजता, ये कारण नहीं बन रहा है। केवल आपको अधिक देश और काल दे दिया तो गज उत्पन्न हो जाएगा, पर्वत उत्पन्न हो जाएगा, नहीं होगा। तो स्वप्नावस्था में उत्पद्यमान जो है विषय जो है उसका कारण अधिक देश और काल नहीं है, वो तो चाहिए आपको, ये तो सहकारी कारण है ना, सहकारी। आपको देश और काल चाहिए, तो देश काल है तो क्या आपको गज और बना देंगे, पर्वत बना देंगे, नहीं बना, उसके लिए कुछ कारण चाहिए। उपादान कारण क्या होगा, तो कारणम पूर्व काले भवति कार्यम च उत्तर काले भवति इति ही नियम। अभी क्या कहते हैं, कारण तो पहले होना चाहिए और कार्य क्या है उसके बाद होगा। कारण के बिना कार्य नहीं होता, कारण पहले चाहिए, कार्य बाद में उत्पन्न होता है, ये तो सबको पता है। तो स्वप्ने तो देश कालो गजादयश्च युगपदेव उत्पद्यन्ते। अभी क्या कहते हैं कि स्वप्न में देश काल तो उत्पन्न हो रहे हैं, तो देश काल क्या पहले उत्पन्न हुए उसके बाद गजादि उत्पन्न हुए, नहीं, दोनों साथ ही उत्पन्न हुए। जिस जगह में आप देख रहे हो कि पर्वत हाथी दिख रहा है, वो जगह तो उसके साथ ही आ गई, पहले आया उसके बाद हाथी उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। यद्यपि हाथी कहीं से आ रहा है, जहाँ से आ रहा है आप देख रहे हो वहाँ पे तो देश है, काल भी है, तो देश काल तो युगपद माने साथ में ही उत्पन्न हुआ है, किसके, हाथी के साथ, पर्वत के साथ, नदी के साथ। तो नदी, पर्वत और हाथी देश के बाद उत्पन्न नहीं हुए और ना ही काल के बाद साथ में आए। तो साथ में जिनकी उत्पत्ति हुई है उनको, उनमें कार्य कारण भाव नहीं होता। जैसे शास्त्र में उदाहरण देते हैं, अभी गाय के सींग आ गए, गाय के जो सींग आ गए तो क्या कहते, कभी आए, तो बोलते अभी सींग इस समय पर सींग आए, तो थोड़े देर से आए, कहते अरे इस गाय को तो सींग नहीं आए। कभी आए, तो बोलते इतनी इतनी महीने के इतने इतने आयु थी तभी गाय के सींग आए। तो कहते अच्छा, तो ये बायां वाला सींग दाएं का कारण है कि दाएं वाला सींग बाएं का कारण है, तो बोलते उनमें कोई कार्य कारण भाव नहीं, कि दोनों उत्पन्न एक साथ हुए हैं। तो गाय के सिर से उत्पन्न हुए हैं, उसमें वो दोनों एक साथ आए, उनमें कार्य कारण भाव नहीं है। ऐसा नहीं कि एक पहले आ गया दूसरा बाद में आ गया, तब तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न, दोनों एक साथ आए हैं। तो जो सींग फूट गए तो सींग आ गए, तो उनमें कोई कार्य कारण भाव नहीं होता। उसका उदाहरण लेकर कहते हैं कि जो युगपद उत्पन्न होते उनमें कार्य कारण भाव नहीं हो सकता, कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। तो इसलिए कहते हैं तस्मात् स्वप्ने प्रातिभाषिक देश काले और गजादीनाम च परस्परम कार्य कारणता न संभवती। बाकी सामग्री भी चाहिए, तो आपको अभी उपादान कारण बताना पड़ेगा कि क्या है। देश काल तो उसमें साथ में आया है, तो गजादि का कारण कौन है, देश काल का भी कारण कौन है, ये सब अभी उपादान कारण अपेक्षित है। वो कौन सा उपादान कारण बनेगा, परस्पर कार्य कारण भाव तो नहीं होगा। व्यावहारिक देश काल हो तो स्वल्प उस्ता, और व्यावहारिक देश काल तो स्वल्प है, छोटा है, देश छोटा है, काल भी कम है। न तो गजाद्युत्पद्य उत्पादने योग्य, तो वो तो योग्य, उनमें तो योग्यता नहीं है, क्योंकि गजादि उत्पत्ति करने के लिए आपको उचित देश चाहिए, उचित काल चाहिए। अभी जो देश और काल पहले है, स्वप्न में देश काल तो युगपद उत्पन्न हुआ है पदार्थों के साथ, विषयों के साथ, तो गजादि की उत्पत्ति जो ही उसके साथ स्वप्न में प्रातिभाषिक, तो प्रातिभाषिक देश काल भी साथ में उत्पन्न हुआ है। अभी क्या कहते हैं कि चलो जागृत देश काल जो है
वो तो उसके पहले, उसकी तो उत्पत्ति पहले माने स्वप्न हाथी के साथ नहीं हुई है। इसीलिए कहते हैं कि वो क्यों ना हो कारण, तो कहते हैं नहीं, वो तो कारण नहीं होती, कि वो तो पहले कह दिया वो स्वल्प है, वो कम है, देश भी कम है व्यावहारिक और काल भी कम है व्यावहारिक। तो प्रातिभाषिक देश काल और विषय जो है गजादि, उसके लिए जागृत व्यावहारिक देश काल तो स्वल्प होने के कारण कारण नहीं बनेंगे। वो हेतु है कि इसीलिए वो कारण नहीं बन सकते। न तो गजादि उत्पादने योग्यौ, माने व्यावहारिक देश काल, जागृत अवस्था का जो देश काल है वो तो उचित नहीं है, वो तो योग्य नहीं है गजादि स्वप्न गजादि की उत्पत्ति के लिए। तस्माद उचित देश कालादि रूप सामग्री विना उत्पद्यमाना स्वप्न पदार्था मिथ्या। तो कहते हैं बिना उचित देश काल सामग्री के कारण ना होने के बिना भी, यानी बिना उसके भी, ये हेतु है। तस्मात, ये ऊपर जो बता रही है वो सब हेतु, योग्य नहीं है। और योग्य माने उचित, उचित देश काल आदि रूप सामग्री बिना, कि उचित देश नहीं है, उचित काल नहीं है, और आदि रूप से जो जो सामग्री चाहिए वो उचित कुछ भी नहीं है व्यावहारिक में, इसीलिए उसके बिना उत्पद्यमाना स्वप्न पदार्थ, स्वप्न में जो गजादि उत्पन्न हो रहे हैं वो मिथ्या मानने पड़ेंगे। ये हो गया दूसरा हेतु। तीसरा कारण देते, अपि च स्वप्ने गजादीना माता पित्रादि रूप सामग्र्यापि नास्ति। तो कहते हैं गज उत्पन्न हो गया, इससे अभी बछड़ा भी यदि है तो उसके माता दिख रही है क्या, माता पिता है क्या जिससे उत्पत्ति हुई है उसकी, या हाथी, बड़ा हाथी है तो भूल ही जाओ कि इसके माता पिता कहाँ पर है करके, वो उनसे उत्पन्न तो नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई माता पिता भी नहीं दिख रहे कि गज के लिए हाथी उत्पन्न कैसे हो गया है, बाकी मित्र इत्यादि उत्पन्न हुए तो उनके माता पिता कहाँ पर है, वो ऐसा सब भी नहीं है। तो माता पित्रादि रूप सामग्री अपनी नास्ति स्वप्ने गजादि नाम। यद्यपि स्वप्ने प्राणिनः तेषां माता पित्रादयो अपि प्रतीयन्ते, पर स्वप्न में क्या है कि प्राणी यदि है तो उनके माता पिता भी दिख रहे हैं। अभी क्या गया, उन माता पिता से यदि ये उत्पन्न हुआ है तो वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे एक प्रश्न आएगा। अभी क्या है कि वो माता पिता और बच्चा जो, माने हाथी, यदि हाथी का बछड़ा है और उसकी माता भी साथ में जा रहे हैं, तो दोनों यदि है तो दोनों की उत्पत्ति भी साथ में हुई है। स्वप्न में तो ऐसे नहीं कि माता, हाथी जो है माता जो है उसके पहले उत्पत्ति हुई है और बाद में बछड़ा हुआ, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ ही प्रतीत हो रहे हैं, एक साथ आए हैं। तो कहते हैं स्वप्ने प्राणिनः तेषां माता पित्रादयः अपि प्रतीयन्ते, केवल प्राणी नहीं, उनके माता पिता की भी प्रतीति यदि हो रही है वो युगपद ही हो रही है। तथापि स्वप्न माता पितरो न पुत्रस्य उत्पत्ति कारणतां भजत, क्योंकि क्यों वो कारण नहीं बनेंगे, वो भी कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके कारण भी पूछना पड़ेगा, या दोनों एक साथ उत्पन्न हुए। यथा माता पिता पुत्रश्च इति तयोरपि तया ये त्रया, अच्छा ये त्र कर दिए, अच्छा त्रयो अपि, तो माता पिता और पुत्रश्च इति त्रयः अपि, तीनों, ये त्र ऐसे लिखते हैं ना, ये पुराना फॉन्ट है तो ये त के नीचे ये काट दिए, तो वस्तुतः ऐसे पढ़ने का अभ्यास नहीं होता, तो ये त्र है। त्रयो अपि, त्रयः अपि, तीनों, कौन, माता पिता और पुत्र जो है तीनों गजादि, युगपत सह एव उत्पद्यन्ते, वो भी एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए क्या है कि वहाँ पे प्रश्न नहीं आता, पर जब भी विचार करते तो दिखता है कि ये सब युगपद आए हैं। इसीलिए क्या है कि उनमें भी कार्य कारण भाव नहीं है, तस्मान् न तेषां कार्य कारण भाव, उनमें कार्य कारण भाव नहीं होगा। माता पिता भी गज के माता पिता उस गज का कारण नहीं है, क्योंकि माता पिता और वो गज जो है, बछड़ा जो है, वो सब एक साथ ही उत्पन्न हुए। यस्या दोष सहित अविद्यायाः सकाशात् स्वप्न पदार्था जायन्ते सा एव अविद्या तेषां पदार्थां मातृत्वं पितृत्वं पुत्रत्वं च उत्पादयति। तो अभी कहते तो कौन कारण है, तो कहते दोष सहित अविद्या है, निद्रा दोष है, निद्रा दोष है, उससे स्वप्न उत्पन्न होता है। निद्रा ये अविद्या तुल्य दोष है। जैसे जागृत में अविद्या कारण है, स्वप्न में निद्रा कारण है, वही अविद्या है। तो ये कहते हैं दोष सहिता अविद्याया सकाशात, दोष के साथ जो अविद्या है, निद्रा दोष के साथ जो अविद्या है उससे सकाशात, उससे क्या है, स्वप्न पदार्थ जायन्ते, स्वप्न में पदार्थ विषय गज आदि, गज और उसकी माता और उसके पिता
ये सब पदार्था जायन्ते सा एव अविद्या तेषां पदार्थानां मातृत्वं पितृत्वं पुत्रत्वं च उत्पादयति। तो जिससे वो उत्पन्न हो रहा है पदार्थ, जिस अविद्या से उत्पन्न हो रहा है दोष सहित, उसी अविद्या साएव अविद्या, वही अविद्या जो है उस पदार्थों की में मातृत्व पितृत्व इत्यादि भी उत्पन्न कर देती है। तो कहते हैं क्यों ऐसा भाव हो रहा है कि ये यदि एक साथ उत्पन्न हो उनमें तो माता पिता का भाव आप ही कह रहे नहीं होता कि जो दो सिंह है उसमें कार्य कारण भाव नहीं होता, आपने ही कहा है। और अभी आप कह रहे हो कि स्वप्न में क्या है कि गाय वो बछड़ा भी वहाँ पे उत्पन्न हो गया, उसके साथ उसके माता पिता भी उत्पन्न हो गए। यदि आप तीन देख रहे हो, एक बछड़ा दिख रहा है और दो एक पुरुष माने एक पुल्लिंग हाथी दिख रहा है और एक मादा दिख रही है, तो कुटुंब हम देख रहे हैं, तो कहते हैं कि अभी यदि युगपद उत्पन्न हो गए तो उनमें कार्य कारण भाव का भान नहीं होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि वो माँ के पास भागता है बछड़ा, तो देखते हैं हम कि इनमें माता पिता और जो बछड़ा है उसके माता पिता वो उनका पुत्र है गज, ऐसे जो भान हो रहा है वो क्यों होता है? तो नहीं होना चाहिए। उनमें यदि कार्य कारण भाव नहीं है, उत्पत्ति एक साथ युगपत हुई है तो उनमें कार्य कारण भाव नहीं है, आपने कहा। यदि नहीं है, युगपत उत्पत्ति हुई है, तो ऐसा भान क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। होता है भान कि इसकी माता है, इसका पिता होना चाहिए और ये बछड़ा है उनका, ऐसे पुत्र है, ऐसे भान क्यों होता है? तो कहते हैं जिस अविद्या से युगपत इनकी उत्पत्ति हुई उसी अविद्या से उनमें मातृत्व पितृत्व पुत्रत्व ये भी आ गया है, वो भी वैसे ही उत्पन्न हो जाता है एक साथ। तो सब मिथ्या है, वो उनमें कार्य कारण भाव नहीं होते हुए भी कार्य कारण का भाव का भान हो जाता है, क्योंकि इसमें पुत्रत्व उत्पत्ति हो जाती है अविद्या से, निद्रा दोष वाले अविद्या से सहित, इसीलिए वो भी इस अविद्या से उत्पन्न हुआ है। स्वप्न पदार्थ उत्पत्त, यहाँ रोक लेते हैं क्योंकि अधिक है ये, मुझे लगा अंक समाप्त हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए समाप्त कर देते हैं, यहीं रोक लेते हैं। पाठ आगे चला गया, अगले पाठ में मिलेंगे, आगे देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे अगले पाठ में। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेव हन्नमत्तो निर्तिमे निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद।